हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, भूकंप। भूकंप क्या होता है और ये जो है कैसे कैसे बनता है, फॉर्म होता है, देखते हैं। चलिए, भूकंप आज हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के कंपन को भूकंप होता क्या है? पृथ्वी का कंपन ही भूकंप है। भू मतलब पृथ्वी, और कंपन, कंप मतलब कांपना, कंपन करना। पृथ्वी का हिलना या कंपन करने को ही भूकंप कहते हैं। अच्छा, इसके भूकंप मूल, उत्पत्ति केंद्र, फोकस, अवकेंद्र या हाइपोसेंटर एक ही हैं। क्या है ये? वह स्थान जहाँ भूकंप की घटना प्रारंभ होती है। मतलब धरती में, लिथोस्फीयर में कहीं पे भी ये घटना कहीं प्रारंभ होगी, तो इसको बोलेंगे क्या? भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र। फोकस बोलेंगे, अवकेंद्र बोलेंगे या हाइपोसेंटर बोलेंगे। इतने नाम है उसके, ठीक है। अच्छा, अधिकेंद्र क्या होता है? यानी एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या है? जहाँ पे भी भूकंप मूल है, मतलब जहाँ पे भी भूकंप घटना घटी, भूकंप मूल जहाँ पे है, उसके ठीक ऊपर 90 डिग्री पे, ठीक ऊपर 90 डिग्री पर धरातल पर कोई बिंदु, उसको बोलेंगे एपीसेंटर या अधिकेंद्र। मतलब भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम हो, सबसे समीपतम हो, सबसे निकट हो, तथा और ये भूकंप के ठीक समकोण पर हो, सबसे समीप हो, और ये क्या है? समकोण पर हो। समकोण पर होगा तभी समीप होगा, ये दोनों चीज़ होंगी एक साथ ही। अच्छा, सबसे पहले तरंग यहीं पे महसूस की जाती है। कहाँ पे? एपिसेंटर पे, यानी अधिकेंद्र पर। सबसे पहले कहाँ फील की जाएंगी भूकंप की तरंगें? एपिसेंटर पे, यानी अधिकेंद्र पर। अच्छा, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में आते हैं। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसी में आते हैं, लिथोस्फीयर में। लिथीस लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं। हाँ, अच्छा, दशाओं के आधार पर इनको तीन भागों में या तीन कैटेगरी में इनको बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी हैं? तीन भाग कौन कौन से इसके? प्राथमिक तरंगें, मतलब इनकी तरंगों के आधार पर प्राथमिक वेव या प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगें, जिनको पी तरंगें भी कहते हैं। क्या क्या होता है, इनकी खासियत देखते हैं। ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, यानी कि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। उनमें अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तो ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। सर्वाधिक तीव्र गति, ये सर्वाधिक तीव्र गति की तरंगें हैं। तीव्रता के कारण, मतलब इनकी जो तीव्रता है वो चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर सॉलिड है तो स्पीड ज़्यादा होगी, लिक्विड है तो कम होगी। ये है, गैस है तो अपेक्षाकृत कम होगी। तो ये उस पर डिपेंड करती हैं कि चट्टानें कैसी हैं, वो किसी प्रकृति के हैं जहाँ पे ट्रेवल कर रहा है भूकंप। ये तरंगें जो हैं, प्राइमरी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, वहाँ की प्रकृति क्या है, ये इस पर डिपेंड करती है इनकी स्पीड। पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा कर सकती हैं, यानी किसी भी भाग में, यानी तीनों में, ठोस, तरल, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्था होती है ना, तीनों में, तीनों माध्यम में चल सकती हैं। प्रत्येक भाग में, तीनों माध्यम चल सकती हैं, तो पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा कर सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। ये जो हैं, यही तरंगें हैं जो सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। अब आ जाती हैं द्वितीयक या गौण तरंगें या सेकेंडरी वेव्स। द्वितीयक तरंगें या गौण तरंगें, इनको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, एस वेव बोलते हैं। क्या होती हैं देख लेते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान, यानी अनुप्रस्थ तरंगें। वो कौन सी थी? अनुदैर्ध्य। कौन सी? पी वेव्स, अनुदैर्ध्य। और एस वेव्स क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगें हैं, प्रकाश वेव के तहत, प्रकाश तरंगों के समान है। प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं, यानी जो प्राइमरी वेव्स है ना, उनके बाद में ये क्रिएट होती हैं, उनके बाद में ये उत्पन्न होती हैं। गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है, मतलब इनकी गति जो है उन तरंगों से, कौन सी? पी वेव से कम होती है। तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती, यानी लिक्विड से। यह क्या है? तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, वो तीनों से निकल सकती है, कौन सी? प्राइमरी वेव्स। लेकिन ये तरल से, लिक्विड से नहीं गुजर सकती हैं, अतः सागरों में पहुंचने पर ये लुप्त हो जाती हैं। क्योंकि ये तरल अवस्था में नहीं निकल सकती हैं, इसलिए जैसे ही सागरों में पहुंचेंगी तो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाएंगी सागरों में जाके। अगली आती हैं धरातलीय तरंगें, यानी सरफेस वेव्स या एल वेव्स। इनका दूसरा नाम होता है एल वेव्स या लव वेव्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है।
अच्छा, वेग क्या है अन्य दोनों तरंगों से कम। जो बाकी दो तरंग बताई ना, कौन सी, प्राइमरी वेव का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी पे हो गया सेकेंडरी वेव्स का, और इसका धरातल तरंगों का सबसे कम होता है वेग। भ्रमण पथ का मतलब भ्रमण कहाँ करती हैं, पृथ्वी का धरातलीय भाग, पृथ्वी के धरातलीय भाग ऊपर ऊपर, मतलब जो पृथ्वी का ऊपर होता है ना सरफेस, उस पर ये भ्रमण करती हैं। ये पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। यानी कब पहुंचती हैं अधिकेंद्र पर, पृथ्वी के पूरे चक्कर ऊपर ऊपर घूम के पूरे को, और तब ये अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। अच्छा, ये पी तथा एस से लंबा मार्ग तय करती हैं। ये पी तरंगों और एस तरंगों से लंबा मार्ग, क्योंकि पूरी पृथ्वी घूम के आती हैं, पी तथा एस तरंगों से लंबा मार्ग तय करती हैं। इसीलिए इसीलिए अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। पृथ्वी का पूरा चक्कर मार के बाद अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, और चूँकि लंबा मार्ग होता है इसलिए सबसे बाद में अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी, क्योंकि क्या कारण है, विनाश कहाँ होगा, सरफेस पे हमारी जो है, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, या कुछ भी चीज़ बना रखी है हमने, कहाँ बना रखी है, सरफेस पे। और यही वेव्स हैं धरातलीय तरंगें, सरफेस वेव्स, जो सरफेस पे चलती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा विनाशकारी है ये। ठीक है। अच्छा, भूकंप तीव्रता। भूकंप तीव्रता क्या है, जो भूकंप के समय विमुक्त हुई ऊर्जा है ना, जो एक एनर्जी रिलीज होती है भूकंप के टाइम पे, उसी को भूकंप की तीव्रता कहते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आया है। इसको मापने के लिए स्केल होते हैं कुछ, कौन से, रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल। रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल पर इसका मापन किया जाता है, इसको मापा जाता है। अच्छा, रिएक्टर स्केल के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो लघुगणकीय पैमाने पर, एक लघुगणक का पैमाना होता है, उस पैमाने पर मेजर की जाती है, जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच में होती है। मतलब रिएक्टर स्केल क्या है, उसकी तीव्रता को मापने के लिए एक लघुगणकीय पैमाना होता है, जिसकी जिसकी संख्या जो है ना, जिस पे जो है 1 से लेकर 10 तक के बीच में अंक जो है बने होते हैं। अच्छा, प्रत्येक अंक में पिछले अंक से 10 गुने आयाम की वृद्धि दर्शाई जाती है। मतलब 1 से लेकर 10 अंक होते हैं, और हर एक अंक पिछले वाले अंक से 10 गुने आगे की वृद्धि को दर्शाता है। मतलब पिछले की वैल्यू 1 है तो अगले की वैल्यू 10 होगी, उससे अगले की 100 होगी, उससे अगले की क्या होगी, 1000 होगी। 10 गुने अधिक आयाम की वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन और साथ ही क्या है, प्रत्येक अंक अगर ऊर्जा की बात करें तो 32 गुनी ऊर्जा अधिक दिखाता है। यानी कि मान लो एक अंक पे ऊर्जा की मात्रा थी 32, तो अगले अंक पे कितनी हो जाएगी, 2 पे 64, मतलब एक थी पहले अंक पे, तो अगले पे 32 गुनी हो जाएगी। 1 गुणा 32 कर दो तो 32 हो जाएगी, और अगले पे क्या होगी, 32 गुणा 32 कर दो, इतनी हो जाएगी। फिर उससे अगले पे गुणा 32 कर दो, यानी 32 गुने होती चली जाएगी। अब ये चीज़ याद रखना, अगर ऊर्जा की बात करें तो 32 गुना होती जाएगी, और अंक की बात करें तो 1 से 10 तक अंक बने रहते हैं, और प्रत्येक अंक पिछले अंक का 10 गुना होता है आयाम में, 10 गुने आयाम की वृद्धि होती है इसमें। ठीक है। चलिए, एक अंक तीव्रता की भूकंपीय, मतलब मान लो एक अंक तीव्रता, मतलब कोई भी 5 रिएक्टर स्केल से 6 रिएक्टर स्केल पर जाएगा ना, तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो जितनी 6 औंस TNT, जितनी 6 औंस TNT में ऊर्जा रिलीज होती है, उतनी ऊर्जा रिलीज होगी इसमें। इसका मतलब ये है। अच्छा, चलो एक डायग्राम बनाया हूँ, उससे आपको कुछ समझाते हैं। जैसे देखो, ये है पूरी हमारी पृथ्वी है, और ये जो ये यहाँ पे ये जो किया है ना, ये गोल गोल राउंड, ये है क्या है, एपी सेंटर, ये है अधिकेंद्र। मान लो यहाँ कहीं भूकंप स्टार्ट हुआ, यहाँ कहीं भूकंप स्टार्ट हुआ, तो इसके ऊपर, ठीक ऊपर 90 डिग्री पे पृथ्वी पे जो धरातल पे जो केंद्र होगा ना, उसको एपी सेंटर बोलेंगे। ये एपी सेंटर है। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा पतला कर ले, ज़्यादा मोटा कर रखा है। ठीक, तो ये हो गया, यहाँ मान लो भूकंप पैदा हुआ, और ये हो गया भूकंप अधिकेंद्र। ठीक। अच्छा, अब देखो ये जो है ना, ये इस तरह से जो वेव हैं, ये क्या हैं, ये हैं सब पी वेव्स। यानी कि पी वेव्स यहाँ से मुड़ के निकल जाएंगी, ऐसे निकल गई, और उसके बाद सीधी निकल जाती सीधी। ये जो कुछ एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया बच जाता है। तो दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ, कौन सा एरिया, ये एरिया बच जाता है, और ये एरिया बच जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, छाया क्षेत्र। इसी को पी वेव्स का छाया क्षेत्र बोलते हैं। अब जाते हैं एस वेव्स की तरफ। ये तो पी वेव्स का समझा दिया।
अब एस वेव्स, एस वेव्स में क्या है, एस वेव्स क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है तो देखो वही एपिसेंटर यहाँ बन गया, यहाँ कहीं था ऊपर एपिसेंटर बना और यहाँ कोर से टकरा कर ये साइड में ऐसे ऐसे करके साइड में मुड़ जाती हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा, ये जो है ना कौन सा एस वेव्स हो गई, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया ये वाला, ये क्या है, ये छाया क्षेत्र है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। सुनामी, सुनामी क्या है, भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगें हैं। बहुत बड़ी तरंगें उठती हैं ना समुद्र में, भूकंप आने के बाद बहुत बड़ी तरंगें उठती हैं, उनको ही सुनामी पे बोलते हैं। अच्छा, ऊंची लहरों के साथ तटों को भारी नुकसान, ये ऊंची लहरों के साथ आती हैं और तटों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। अगला एक टर्म है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी के प्रभावित क्षेत्र है। प्रशांत महासागर में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा विस्फोट होते हैं, वही है रिंग ऑफ फायर। इसमें संपूर्ण विश्व का लगभग 90% भाग, इसमें 90% भूकंप पूरे विश्व के इसी भाग में आ जाते हैं रिंग ऑफ फायर में, है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। भूकंप के लिए जो 4 प्रमुख दशाएं होती हैं ना वो यहाँ पे पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रमुख दशाएं देखते हैं। सागर तथा स्थल के मिलन बिंदु, ये क्या है यहाँ पे, सागर और जो हमारी, क्योंकि हमारी धरती पूरी प्लेट से बनी हुई है तो जो हमारी समुद्री प्लेट है और धरातलीय प्लेट है उनका यहाँ पे मिलन बिंदु है। और यहाँ पे नवीन मोड़दार पर्वत हैं, नवीन मोड़दार पर्वत, तो एक ये भी दशा बनती है। दूसरा क्या है, ज्वालामुखी क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण, जो यहाँ जो प्लेट्स हैं ना, जो मैं बता रहा था प्लेट्स पे है हमारी धरती, तो उनका अपसरण हो रहा है। अपसरण मतलब होता है एक दूसरे से दूर हटना, तो वो क्या है, अपसरण हो रहा है, इसलिए भी यहाँ पे भूकंप वगैरह आते हैं। अच्छा, इसमें ये देखो देखो ये जो है ना कौन कौन सा एरिया आता है इसी में, तो इसमें चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, कौन सा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से, चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों के भूकंप के विस्तृत क्षेत्र। मध्य महासागर में जो भूकंप विस्तृत क्षेत्र हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। भारत का भूकंप क्षेत्र, भारत का भूकंप क्षेत्र कहाँ पे, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। अच्छा, भारत का जो भूकंप क्षेत्र है ना कहाँ पे पड़ता है, वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में पड़ता है। अच्छा, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक होती है, तो केप बेड से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर में आई, फिर आल्प्स में आई, काकेशस रूस में पहुंच गई, फिर हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रेणियों तक ये पहुंच सकती है। कौन सी, यही मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसी में भारत का भूकंप क्षेत्र पड़ता है, मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी में। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें ये क्या है, कैप बेडे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आल्प्स और काकेशियस हिमालयन पर्वत जैसे पर्वतों तक पहुंचती है। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए। ओके, बढ़िया कंटेंट मिल रहा है और बिल्कुल गागर में सागर का काम हो रहा है। मेहनत आप थोड़ी हमारे लिए भी करिए, शेयर करिए इसको। ओके, जितने भी ग्रुप हैं आप अपने ग्रुप में एक एक आदमी एक एक जगह शेयर करेगा, इतनी जगह शेयर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, आपकी मर्जी है भाई।